Welcome to Shamunath Education. Today we will discuss about the key techniques of teaching. I recall very beautiful lines of Evan Wilson Fitzwater. He said, "The future of the world is in my classroom today. Teachers change the world one child at a time. Teachers open the pathway to success. A teacher is one who helps others and influences life forever." चलिए आज शुरू करते हैं शिक्षा प्रविधियां। आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ मोटिवेशनल पावरफुल फैक्ट्स और स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि जीवन कितना संघर्षों से भरा है और अगर हमें जिंदगी को जीना है तो कुछ करना है और वो कैसे, आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक बार कहा कि आप अमीर हैं या गरीब, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ये चीज जरूरी है कि आपका आप पर भरोसा होना चाहिए और उसे कभी मत टूटने देना। उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से भी ये बताया कि एक बार एक लड़का जो कि अपने आधे शरीर से पोलियोग्रस्त था, वह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह वो बड़ी मशक्कत के बाद वो ट्रेन में चढ़ा और वो बहुत ही उसके जो कपड़े थे वो बहुत गंदे कुचैले और कुछ फटे भी थे और जैसे वो देखने में ये लग रहा था कि वो अभी किसी से भीख मांगेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भीख किसी से नहीं मांगी, बल्कि उसने लोगों से आग्रह और याचना की कि आप मुझसे बूट पॉलिश करवाइए और उसके बदले में मुझे जो पैसे मिलेंगे वही मेरी खरी कमाई होगी। इसी तरह वो लोगों से ट्रेन में आग्रह कर रहा था। फिर किसी एक मुसाफिर ने उसको जो है बूट पॉलिश के लिए कहा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने ऐसा बूट पॉलिश करने वाला पहले कभी नहीं देखा। वो इस तरह कि जब उसने अपने ग्राहक का मतलब बूट पॉलिश करना शुरू किया, उससे पहले उसने झोले में से अपने एक न्यूज़पेपर निकाला और उन ग्राहक को अपने दे दिया और उसके बाद वो बड़े अच्छे से बूट पॉलिश अपना बड़ी मेहनत से करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि उस न्यूज़ पेपर पे 3 लाइन लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि ग्राहक जो है भगवान का रूप होता है और आज का दिन आपका शुभ हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो। उन्होंने ये 3 लाइन देखी, वो बहुत भावविभोर हो गए और उसके आगे उन्होंने बताया कि जब वो बूट पॉलिश मतलब उन्होंने करा लिया, उसके बाद कई लोगों का किया, फिर उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो और ये क्यों ऐसा ये मतलब तुम्हें करना पड़ रहा है। तो उसने कहा कि मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और मुझे भिक्षा मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस हाल में जैसे भी मेहनत करके कमा सकूँ और उसी के बाद जो है मैं अपना भरण पोषण करता हूँ। और इसी उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री जी ने कि भाई इतने बूट पॉलिश मतलब एक दिन में आप कर लेते हो। तो उसने बताया कि करीब 25-30 ऐसी बूट पॉलिश मुझे रोज करने को मिल जाता है, उससे जो कमाई होती है और उसी पैसों से मैं रोज एक सुबह एक अखबार जो है डेली खरीद लेता हूँ और इस प्रकार से मैं अपना मतलब वो चला आता हूँ अपने काम पे। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा न्यूज़पेपर तुम पढ़ने के लिए रोज का रोज क्यों देते हो। तो उसने कहा, इससे 2 फायदे हैं। पहला कि जब मैं उनके बूट पॉलिश करता हूँ तो वो मेरे पेपर पढ़ते हैं और उन पेपर पढ़ने के दौरान उनका टाइम पास होता है और मेरा बूट पॉलिश भी हो जाता है। उसके बाद मुझे इससे 2 चीज मिलती है। तो उन्होंने कहा वो क्या। तो उन्होंने कहा, पहले तो मुझे उसकी पारिश्रमिक यानी पैसा मिलता है और दूसरा उनका आशीर्वाद मिलता है। तो उन्होंने उसके इस जवाब से प्रधानमंत्री जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने देखा और कहा, वास्तव में अपने कार्य में कुशलता ही सफलता है, अपने कार्य में कुशलता ही योग है। यही तो योग है जो हम अपने कार्य में दक्षता पूर्वक करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे कार्य के प्रति पहली हमारी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प और संकल्प प्लस कड़ी मेहनत इज इक्वल टू सफलता। इस प्रकार अपने कार्य में कुशलता है, सफलता है। डिजायर प्लस स्टेबिलिटी इज इक्वल टू रेजोल्यूशन। तो हमें ये उस बच्चे की मेहनत और कार्य के प्रति
समझना चाहिए कि किसी कार्य को करने के लिए जो हमारी लगन होती है, जो हमारी सिद्धि होती है, वही योग है, वही सफलता का मूल मंत्र है। आइए अब शिक्षण प्रविधियों को जानते हैं कि क्या होती है। हम सभी के विद्यालय, महाविद्यालय स्तरों पर पढ़ाई करते समय कुछ पसंदीदा अध्यापक जरूर रहे होंगे। उनकी पढ़ाई, विषय वस्तु हमें आज तक याद है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा तथा सरल था कि उनके पढ़ाए गए लेसन जो हैं वो आज भी हम जब अपने छोटों को सिखाते हैं तो बड़ी आसानी से हम समझा सकते हैं। यह पढ़ाने का तरीका ही तो शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत होती है। शिक्षण कैसे हो, पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छी तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण हम शिक्षण विधियों द्वारा ही करते हैं। उक्त विधि के आधार पर अर्जित जब हम जो विधियां बताते हैं उसके आधार पर जो हमारी अर्जित कुशलता होती है, दक्षता और या कह लीजिए प्रवीणता होती है, उसे हम शिक्षण प्रविधि कहते हैं। और एमफी मॉर्फिट ने भी कहा है, शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए गए निर्देशात्मक तरीके से होता है। अर्थात जिस प्रकार आप शिक्षक द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं और एक निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए जिस प्रकार सही मार्ग चुनना या सही मार्ग पर जाना जरूरी है, उसी प्रकार हमें शिक्षण के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना भी अति आवश्यक है। इसी शिक्षा शास्त्री हैं एस.के. कोचर, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक सैनिक को मतलब सेना में हथियार चलाने का ज्ञान सिर्फ आवश्यक नहीं है होना, उसके साथ साथ ही उसका उपयोग करना भी उसे जानना आवश्यक है। उसी प्रकार एक शिक्षक को भी अपने शिक्षण में सिर्फ शिक्षण विधियों का या प्रविधियों का सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं है, उनका अच्छी तरह से उनका कब किस समय प्रयोग करना ही जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार एक सैनिक का उद्देश्य ये होता है कि अपने देश के लिए लड़ना और है उनके साथ जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, अटैक्स होते हैं, डिफेंस में आपको कैसे उसको अपने देश की रक्षा करनी है, उसके लिए उनको एक आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का कैसे प्रयोग करना है वो उनको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। तो जो ट्रेनिंग के दौरान उनको मेथड बताया जाता है, उसके बाद उसका टेक्निक्स का प्रयोग करना सिखाया जाता है। उसी प्रकार शिक्षक को भी सिर्फ एक क्लासरूम में अप्रोच लेके तो आना है, ये सिर्फ मेथड से पढ़ाना है, इतना ही उचित नहीं है। आज हम आईटी युग में जी रहे हैं। उस समय जिस समय की हर बच्चे को हर चीज फैसिलिटीज अपने घर में ही मिल जाती है, वो हर चीज सीख जाता है। तो क्लासरूम में भी जब वो आता है तो उसको ये उम्मीद रहती है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो हमको मेथड्स के साथ साथ टेक्निक का यूज करना भी और सिखाएं, ताकि हम उसको और अच्छे से सीखें और उनका मनोरंजन भी हो, उनका ज्ञानवर्धन भी हो। इस प्रकार जब क्लासरूम में हम कोई भी टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अप्रोच लेके आते हैं। अप्रोच क्या है? अप्रोच ये होता है कि जब हम शिक्षण कार्य करने आते हैं तो एक प्रॉब्लम होता है, हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी उस चैप्टर को जब हम लेके पढ़ाना चाहते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि आज ये प्रॉब्लम है तो हमको किसी थ्योरिस्ट के अप्रोच चलना है, कोई प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं उस अप्रोच को वहाँ पे लाना है, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम कैसे यूज करें, साइकोलॉजिकल एफर्ट्स हम कैसे लगाएं। तो जो हमारा अप्रोच है उस जो कंटेंट के लिए जो हम एक ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं कि आज हमको बच्चों को क्या क्या सिखाना है, जो देखने का हमारा नजरिया है। अब उस समय आपकी क्लासरूम का स्टैंडर्ड क्या उस पर डिपेंड करता है, स्तर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अब उनको आप पढ़ा रहे हैं तो एक छोटे बच्चे की तरह उनको ट्रीट करना होगा कि जैसे आप उनको एज अ चाइल्ड की तरह मतलब अप्रोच लेके पढ़ाएंगे। अगर कोई हायर एजुकेशन में है या उसमें है तो आप उसको जो है एज अ मतलब पीयर वे में देखेंगे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है तो उनको थोड़ा और अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए थोड़ा अप्रोच आप ऊपर करेंगे। इस प्रकार से अप्रोच मतलब आप एक प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है वो है अ वे ऑफ लुकिंग टीचिंग।
नेक्स्ट है मेथड। मेथड क्या होता है? प्लान होता है। जो प्लान लेके हम आते हैं उसका प्रेजेंटेशन। कंटेंट एंड स्किल्स टू बी टॉट। जो हमें विषय वस्तु और स्किल्स जो कौशल है उसको किस मेथड से पढ़ाना है वो हम मेथड्स में सीखते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक। अप्रोच से मेथड और मेथड से टेक्निक, ये हमारा डेवलप होता है वन बाय वन। टेक्निक क्या है? अब हमें मेथड्स तो पता हो गया कि आज हमें किस मेथड से पढ़ाना है, कहानी से पढ़ाना है या व्याख्यान मेथड देना है कि मतलब वर्णन की प्रश्नोत्तर विधि किस विधि से पढ़ाना है, ये हमें रहता है। उसके बाद हमें टेक्निक है उसका भी। अगर डायलॉग, रोल प्ले और ड्रामा, इन तीनों में से हम कोई भी चीज का यूज कर सके टेक्निक के रूप में, तो उससे बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। यानी खुद करके हमको जो है अप्लाई करके बच्चों को दिखाना है। छोटे बच्चों को मिकी माउस है ऑडियो विजुअल से या एनिमेशंस के जरिए या ड्रामा के जरिए, इससे बच्चों को बहुत समझ में आता है, उनका मनोरंजन भी होता है। तो ये हमारा सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का। पहले आपको अपना उद्देश्य बताना है कि हमें आज क्या पढ़ाना है, उसके लिए आपको मेथड्स यूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए कुछ प्रमुख प्रविधियों का आज अध्ययन करेंगे, जिनके नाम मैं बता देती हूँ। प्रश्नोत्तर प्रविधि, क्वेश्चनियर टेक्निक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज वर्णन प्रविधि, डिस्क्रिप्टिव टेक्निक, व्याख्यान प्रविधि, लेक्चर टेक्निक, कहानी कथन प्रविधि, स्टोरी टेलिंग टेक्निक, प्रयोगात्मक प्रविधि, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, वाद विवाद प्रविधि यानी डिबेट टेक्निक। आज हम इन 6 पॉइंट्स जो हमारे हैं इस पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए प्रश्नोत्तर प्रविधि पे हम लोग फोकस करते हैं। ये है क्या? प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता सुकरात को ही माना जाता है। इन्होंने प्रश्नोत्तर प्रविधि का मतलब कि जनक कहे गए हैं और इन्होंने प्रश्नोत्तर प्रविधि के 3 सोपान बताए हैं। पहला है निरीक्षण, दूसरा अनुभव और तीसरा परीक्षण। पहले हम क्लासरूम में टीचिंग देते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर बच्चे को अनुभव कितना प्राप्त हुआ उसका परीक्षण करते हैं। तो ये 3 सोपान उन्होंने बताया। पारकर महोदय ने भी कहा है प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी। प्रश्न प्रविधि जो है ये जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान होती है। सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नित नए प्रश्न किए, प्रयोग किए तथा आविष्कार किए। अब इन सब के द्वारा अपने ज्ञान में उसने वृद्धि भी बहुत की है। जिज्ञासा प्रश्न पूछने का एक मूल आधार है। प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि प्रश्न जो है सत्य की खोज करता है और उसको आत्मसात करता है। जितना हम प्रश्न पूछेंगे, जितना हमारी जिज्ञासा शांत होगी, उस विषय के विषय में हमें उतना ही नॉलेज होगा। इस प्रकार हम सत्य के उतने ही नजदीक पहुंचेंगे। प्रश्न कौशल के द्वारा बच्चे में नवीनता के साथ साथ मौलिकता का विकास होता है, क्योंकि ये जो है साइंटिफिक टेक्निक है। इसमें बच्चों को रुचि बहुत उत्पन्न होती है, एकाग्रता उत्पन्न होती है, कक्षा में अनुशासन रहता है, बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास भी होता है और इसके साथ ही साथ एक शिक्षक को शिक्षण मूल्यांकन में बहुत आसानी होती है। शिक्षण को कैसे सहज और क्रमबद्ध बनाया जाए, इसकी कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्रश्न सरल तथा स्पष्ट होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है शिक्षक के लिए कि वो प्रश्न जो बनाए वो सरल हो और स्पष्ट होने चाहिए, बच्चे को आसानी से समझ में आए। नंबर 2, प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल होना चाहिए, यानी जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उस क्लास के अनुकूल ही प्रश्न का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न बालक को क्रियाशील रखने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक का जो मानसिक स्तर है उस पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक अगर उस प्रश्न को देखकर अपनी मानसिक स्तर
का, यानी कि अपने मानसिक स्तर पर वो कार्य करना उस प्रश्न को लेकर शुरू करता है तो हमारा प्रश्न देना सार्थक होता है। अब प्रश्नों के प्रकार कैसे होने चाहिए? प्रश्नों के प्रकार विषय वस्तु के अनुसार निर्धारण होना चाहिए, हमारा कंटेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न जो है प्रस्तावना प्रश्न में इंट्रोडक्टरी जो होते हैं क्वेश्चन वो बनाने चाहिए, विचारात्मक प्रश्न होने चाहिए, बोधात्मक प्रश्न और समस्यात्मक प्रश्न, इसके साथ साथ तुलनात्मक प्रश्न भी अवश्य होने चाहिए। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, वो इससे उनमें बोध, चिंतन, सारी प्रवृत्तियां जो है वो जागृत होती है। शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए, शिक्षण भी मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। बच्चों से पूछना चाहिए जिस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है क्या उसके विषय में उनको पहले से नॉलेज है, उसके विषय में एक जनरल इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। अगर उनको नहीं पता है तो उसकी प्रतिक्रिया या कौन होगी या तो कोई बच्चे संभावित उत्तर अवश्य देते हैं। तो शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर की अपेक्षा जरूर होती है। उत्तर देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को सीधा खड़ा होकर के उचित स्वर में बोलना चाहिए, एकदम स्पष्ट होकर के स्पष्ट साफ उनका जो स्वर है और शब्द है सुनाई दे। एक समय में एक ही छात्र उत्तर दे, इसका ध्यान देना चाहिए। क्लास में उत्तर देने के लिए प्रतिभाशाली कमजोर दोनों छात्रों को प्रेरित अवश्य करना चाहिए। अशुद्ध एवं गलत उत्तर देने पर उनके गलत होने के कारणों का शिक्षक अवश्य पता करे या उसको स्पष्ट करे कि उस बच्चे ने गलत उत्तर क्यों दिया या उसे समझ में नहीं आया या कुछ उसको सुनने में दिक्कत तो नहीं है। सही उत्तरों की प्रशंसा भी करनी चाहिए ताकि अन्य छात्र उससे प्रेरित हो और अधिक से अधिक सही उत्तर बच्चे देने के लिए मोटिवेट हो सके। जटिल प्रश्नों के उत्तर को शिक्षक टीचिंग लर्निंग मटेरियल से स्पष्ट करें, चार्ट के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा, ऑडियो विजुअल्स के द्वारा। जो टीचिंग लर्निंग TLM होता है उसके जरिए जो है बच्चों को और अपने प्रभावी ढंग से शिक्षण दे सकते हैं और उसको इससे बच्चों को समझने में आसानी होती है, उनका मनोरंजन भी साथ में होता है। उत्तर प्रविधि भी अधिगम प्रक्रिया की दिशाबोधक होती है, यानी जब एक उत्तर प्रविधि जब बच्चे में डेवलप होती है, यानी कि उत्तर देने की टेक्निक जब बच्चे में अच्छे से आ जाती है कि जैसे क्वेश्चन उनको समझ में आया तुरंत बच्चों की अधिगम क्रिया बढ़ती है, इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वह उत्तर देने के लिए तुरंत प्रेरित होते हैं। ये तो हुआ प्रश्न उत्तर प्रविधि। आइए अब चलते हैं वर्णन प्रविधि यानी डिस्क्रिप्टिव टेक्निक की ओर। डिस्क्रिप्टिव टेक्निक क्या है? ये कला है। इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार, यानी जो हमारा विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसका विस्तार होता है। अगर शिक्षक द्वारा रुचिपूर्ण ढंग से वर्णन विधि प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से अवश्य भाग लेते हैं और कम्युनिकेशन जो होता है, संप्रेषण टीचर्स एंड जो स्टूडेंट्स की जो कम्युनिकेशन बीच में होता है वो बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि एक शिक्षक जिस रूप में अपनी बात को जिस तरह से छात्रों के समक्ष पहुंचाना चाहता है वो उसी रूप में छात्र को अगर पहुंचे और समझ में आए तो शिक्षण जो होता है वो सार्थक होता है और कम्युनिकेशन प्रभावी होता है। और इस प्रविधि में जैसे घटना है, कोई दृश्य है, नियम है, सिद्धांत है और जैसे कोई भी चीज का वर्णन है, इसका विस्तार से जो है हम लोग वर्णन करते हैं और शाब्दिक चित्रों के माध्यम से भी जो है बच्चों को मतलब अच्छे से अध्ययन करा सकते हैं। इनके 3 तरीके होते हैं वर्णन विधि के, जिसके माध्यम से बच्चे अच्छे से और आसानी से सीखते हैं। पहला है चित्र मॉडल्स पर, यानी क्रियाओं, स्थितियों का, भावों का वर्णन इन सब में होता है। भ्रमण विधि द्वारा और करके प्रयोग करके, यानी शिक्षक जो है अपने हाव भाव के साथ चित्रों को प्रदर्शित करके बच्चों को दिखा के वर्णन विधि को अधिक सार्थक बना सकता है। इससे बच्चों में भाषा लेखन का भी विकास होता है, वो भी अपने जो टीचर्स द्वारा दिखाए हैं जो दृश्य हैं, जो नियम सिद्धांत बताए हैं, उनके आधार पर वो जो है अच्छे से जो उसको अपने भाषा में लिख भी सकते हैं। ये बच्चों में
डेवलप होता है। विवरण जो होता है सतही होता है, लेकिन वर्णन जो होता है उसकी विषय वस्तु जो होती है बहुत व्यापक ढंग से और गहराई से प्रस्तुत की जाती है। वर्णन विधि के दौरान शिक्षक निम्न बातों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, वर्णन विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, वर्णन समग्र रूप में किया जाना चाहिए, यानी कि वर्णन जो है वो अपने आप में होलिस्टिक होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। तभी ये, क्योंकि अगर ये होलिस्टिक होगा, अपने आप में जो है संपूर्ण होगा, तभी जो अधिगम होगा वो बहुपक्षीय होगा और प्रभावशाली होगा। इस तरह से वर्णन समग्र रूप से किया जाना चाहिए। और तीसरा इसका है वर्णन स्तर अनुकूल होना चाहिए, यानी हम जो चीज बच्चों को क्लासरूम में समझा रहे हैं, एक्सप्लेन मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आइए तीसरे मतलब प्रवृत्ति को देखते हैं, व्याख्यान प्रवृत्ति। लेक्चर मेथड को हम प्रवचन के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे हम कोई प्रवचन देते हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकरण को ले लेते हैं, उस पर अच्छे से जो है बहुत भाव के साथ, बहुत ही अपने भाव और क्रिया के साथ जो है बहुत अच्छे से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये शिक्षक के लिए बहुत ही एक उत्तम मतलब हथियार है टीचर्स के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना ही व्याख्यान कहलाता है। इस विधि का प्रयोग जटिल विषयों को समझाने के लिए उच्च स्तर पर अधिक किया जाता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक द्वारा बताया जाता है कि समास क्या है। समास का संस्कृत और जर्मन दोनों में बहुत प्रयोग किया जाता है और ये बताया जाता है। आइए समास का उदाहरण लेते हैं। समास क्या होता है? जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए वो समास है, यानी समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को ही हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए रसोई घर, राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। इस तरह के एग्जाम्पल्स हम जो है एक्सप्लेनेशन मेथड्स में यूज करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि व्याख्यान विधि को रुचिकर कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए व्याख्यान में सबसे पहले उद्देश्य निश्चित कर देना चाहिए कि आज जो हम व्याख्यान देंगे उसको किस उद्देश्य से हमको पढ़ाना है, उस व्याख्यान में क्या क्या होना चाहिए। व्याख्यान छात्रों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका परीक्षण बीच बीच में हमें करना चाहिए क्लासरूम में। व्याख्यान देने के बाद शिक्षक रुक रुक कर प्रश्न पूछकर ज्ञात करें छात्रों से कि सीखने की क्रिया हो रही है या कि नहीं। अगर उन्हें समझने में कुछ दिक्कत है तो आप चित्र, मॉडल्स, उदाहरणों एवं तुलना के तरीकों का समावेश कर सकते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन मेथड देते समय। आइए अब इसे चैट के माध्यम से करेंगे कि हमें आज क्या पढ़ाना है। उसके बाद उसकी प्रस्तावना देंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे या फिर हम उसके बारे में एक बच्चों को विषय वस्तु के बारे में उसको परिचय देंगे। फिर हम अपना व्याख्यान कौशल प्रस्तुत करेंगे। अगर कौशल की प्रस्तुति के दौरान अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उदाहरणों पर पहले विचार करेंगे, उदाहरणों का हम सजेशन करें, फिर उदाहरणों का हम प्रदर्शन करेंगे। उस प्रदर्शन में चाहे हमें खुद करके दिखाना पड़े या चित्र से, मॉडल से, विधि से हम उसका प्रदर्शन करेंगे। फिर प्रश्नोत्तर होगा, यानी बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे टू जज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स कि कितना उनको समझ में आया है नहीं। उसके बाद ही तब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हमारी व्याख्यान के जरिए जो प्रस्तुति की, जो एक हमने प्रकरण दिया था बच्चों के समक्ष, वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से हम व्याख्यान कौशल में इस चार्ट के द्वारा बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। अब इसके लाभ देखते हैं क्या होते हैं व्याख्यान प्रविधि के। जटिल एवं मुश्किल विषय का ज्ञान
आसानी से बच्चों को इसके माध्यम से हो जाता है। स्वाध्याय की भावना विकसित होती है, पाठ के हर पहलू का ज्ञान आसानी से उनको हो जाता है। यह ज्ञान बच्चों में स्थायी होता है और लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि जो चीज बच्चों के सामने प्रेजेंट करके दिखाई जाती है किसी माध्यम से, चाहे वो उनको आप विद्यालय परिवेश को दृश्य दिखा के आप उसका प्रस्तुतिकरण करें या क्लासरूम को प्रस्तुतिकरण करें, तो बच्चों में एक स्थायी ज्ञान का उसमें समावेश जरूर होता है। अब आइए देखते हैं कहानी कथन प्रबंधन क्या है। एक शिक्षक को अपना पाठ शुरू करते समय कहानी का जरूर सहारा लेना चाहिए। ये कुशल शिक्षक की निशानी होती है। जैसे बच्चों को एक राजा था, एक राजकुमारी थी या एक परी थी, जैसे वाक्यों से शुरू होने वाली कहानियां बेहद पसंद होती हैं। हम सभी ने अपने दादा दादी नाना नानी से सुनी इस तरह की कहानियां बहुत सुनी है, और उसमें बताई गई बातों को हम सभी को आज भी याद है। यह जो विद्या होती है कहानी या कथन विधि, जिसके माध्यम से हम जानते हैं, इसी को हम कहानी कथन विधि के नाम से मतलब समझ सकते हैं, कि जिसमें हम कहानी हमें सुनाई जाती है। यह शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके माध्यम से बच्चों का मनोरंजन भी होता है, वो अच्छे से सीखने में मतलब कि उनको मदद मिलती है। काटक ने भी कहा है अपने एक शब्दकोश में, उन्होंने कहा है अपने शैक्षिक शब्दकोश में कि यह एक प्रमुख शिक्षण है और इसमें मौखिक उद्बोधन के द्वारा रुचि, प्रभाव, उत्तेजना, आलोचना, मानसिक चिंतन, मतलब बच्चों का हर स्तर से विकास होता है और बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानप्रद भी रहता है। अब शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षक तरीके से कहानी व कथा के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। इसके द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं, कक्षा में अनुशासन भी बना रहता है, बच्चे बड़े मतलब कि एकाग्र होकर सुनते हैं, उनमें जिज्ञासा जागृत होती है। यह विधि मुख्यतः मौखिक विधि कहलाती है। अब इसको हम जो है आज की जब टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप ऑडियो विजुअल एड का सहारा ले सकते हैं, एनिमेशन के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। और भी कई स्टोरीज जो होती हैं बच्चों के लिए, वो आप जो है जैसे आप सभी जानते हैं, श्रवण कुमार की कहानी है, खरगोश और कछुआ की कहानी है, प्यासा कौवा की स्टोरी, एकलव्य की कहानी से उनको परिचित करा के उनको नैतिक शिक्षा दे सकते हैं और उनको उस कहानी से अवगत करा सकते हैं कि हमें किस प्रकार जो है गुरु का सम्मान, माता पिता का सम्मान और किस प्रकार आलस्य नहीं करना चाहिए। इन सब बातों की नैतिक शिक्षा से उनको आप परिचित करा के उनको अपनी संस्कृति से जोड़ सकते हैं। और इस तरह से बहुत ही रोचक कहानियां और भी हैं, जो किसी और प्रकरण में मैं आपको सुनाऊंगी। इसका लाभ क्या है? यह आदर्शवादी विचारधारा की देन है। बच्चों में कक्षा में एकाग्रता बनी रहती है, इसके लाभ बहुत होते हैं, अधिगम में तीव्रता पाई जाती है, कल्पना शक्ति का बच्चों में उच्च स्तर पर विकास हो जाता है। यह प्रविधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षक और शिक्षण के लिए सबसे लोकप्रिय है। बच्चों को सिखाने का सबसे रुचिकर माध्यम यही है। अब ध्यान देने बात यह है कि कहानी कथन के बाद अधिगम कर्ता से बोधगम्यता के प्रश्न हमें अवश्य पूछने चाहिए। इससे क्या होता है कि कहानी कथन के प्रसंग अनुसार जो हाव भाव, आरोह अवरोह, ये सब जो हम प्रयोग करते हैं बच्चों का, इसका जो प्रभाव पड़ता है, उसकी जांच करने के लिए हमें उनसे अवश्य प्रश्न उससे रिलेटेड जरूर करना चाहिए कि मतलब कहानी में कौन सा भाग मतलब रोचक लगा, कौन से इसके पात्र थे, प्रोटैगनिस्ट कौन था, और उसका जो है कहानी किस केंद्र बिंदु पे थी, कहानी का क्या थीम है। इस तरह से बच्चों से पूछना चाहिए, इसलिए कि उनसे पूछने से बच्चे उस कहानी के साथ साथ सत्य की जांच भी कर सकेंगे और शिक्षक को भी ये पता चलेगा कि जितनी बातें हमने समझाई है वो बच्चों ने आत्मसात की है कि नहीं। तो बच्चों में इससे जो है सत्य की परख होती है, आत्मसात करने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत तीव्र गति से होती है। तो आइए हम देखते हैं प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल।
नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण की प्रयोगात्मक प्रविधि है। इस विधि का आधार वैज्ञानिकता तथा तार्किकता के आधार पर होता है और प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय होते हैं और एवं साथ ही साथ सीखने के अवसर अधिक प्राप्त होने से अनुभव बहुत स्थायी होता है, क्योंकि बच्चे स्वयं करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग है। प्रयोग विधि जो है या प्रविधि का प्रयोग जो है कैसे किया जाए, ये सवाल होता है। तो जैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं वस्तु देखने में कैसी है, उस वस्तु को दिखाते हैं, वस्तु का रंग कैसा है, आकार कैसा है, स्पर्श करने पर वो वस्तु कैसे लगती है, वस्तु हल्की है या भारी है, पटकने पर कैसे आवाज करती है। इस तरह से हम बच्चों को सिखाते भी हैं, उसका स्पर्श भी कराते हैं, बच्चे खुद करके देखते हैं, अनुभव करते हैं और उससे उनका नॉलेज बढ़ता है। इस प्रविधि के लाभ बहुत हैं, जैसे इस प्रविधि से क्रियाशीलता बनी रहती है, ज्ञान प्रक्रिया दो तरफा होता है, जिज्ञासा पूर्ति में बहुत सहायक है। जितनी बच्चों की जिज्ञासाएं होती है वो सब शांत होती हैं, खुद करके बच्चे सीखते हैं। छात्रों में कल्पना और यथार्थ में क्या अंतर होता है, कहानी के माध्यम से तो बच्चे कल्पना करते हैं ये होता है ऐसा होता है, लेकिन प्रयोगात्मक विधि में कल्पना और यथार्थ में अंतर बच्चे करना सीख जाते हैं और आसानी से समझते हैं कि यथार्थ में जो चीज़ हमें दिख रही वो कैसी है, उसके विषय में हम क्या सोचते थे और प्रयोग करने के बाद वो हमें कैसे दिखती है। इस तरह से हम प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन आज हमने किया और उसको समझा। हम देखते वाद विवाद प्रविधि, डिबेट टेक्निक। महिलाओं के व्यवसाय में आवश्यकता इस विषय पर एक पक्ष में महिलाओं का व्यवसाय करना जरूरी है या दूसरा पक्ष कहता है नहीं जरूरी है। महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता इस विषय पर एक पक्ष में महिलाओं का व्यवसाय करना जरूरी है, ये कहता है, दूसरा पक्ष ये कहेगा नहीं जरूरी है। जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं, उनके अलग अलग मत होते हैं, तो दोनों की चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, इस विधि को ही हम वाद विवाद विधि कहते हैं। वाद विवाद विधि से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पता चलती, वो ये है कि इसमें इसके द्वारा सुनने और बोलने दोनों का ये जो कौशल है उसका विकास होता है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से रहती है, किसी को भी अपना पक्ष रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इससे कौशल जो है विकसित होता है। उनकी जो इंफीरियोरिटी होती है, जो बोल नहीं पाते हैं, जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, जैसे बच्चों में जो शाई नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको बोलने का मौका मिलता है, उनकी झेप निकलती है और बालकों की जिज्ञासा शांत होती है, वो अपने पक्ष में पूरा मतलब अपना बहुमत देकर अपनी बात अपनी रखते हैं। नवीन ज्ञान में उनकी वृद्धि होती है, उनको दूसरे पक्ष के द्वारा और भी जानकारियां मिलती हैं, यह मानसिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है। माध्यमिक कक्षा से उच्च कक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है वाद विवाद प्रविधि, क्योंकि इसमें जो है कहते नहीं है कि जो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, एक होता है स्मृति, दूसरा बोध और तीसरा चिंतन। चिंतन जो सबसे उच्च स्तर का होता है, तो स्मृति जो स्तर होता है वो शैशवावस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बोध स्तर बाल्यावस्था के लिए और किशोरावस्था के लिए स्मृति चिंतन स्तर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चिंतन स्तर पर जब बच्चे पहुंच जाते हैं, जब उनको प्रोस एंड कॉन्स के बारे में अच्छे से पता होता है, हाँ क्या सही है क्या नहीं सही है, इसकी नैतिकता उनको आ जाती है, तो सुधार के जब उनका चिंतन, मानसिक चिंतन करने की शक्ति डेवलप होती है, तभी उसके बाद जो ये बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वाद विवाद प्रविधि जो कराई जाती है वो जो है हाई एजुकेशन ज़्यादा संबंधित होता है। तो इसी के साथ ही आज का मतलब ये